पहले पर्दे पर जब भी गब्बर की हंसी गूंजी, हर दर्शक के जिस्म में सिरहन से फैल गई। पर्दे पर उतरा दरिंदगी का एक ऐसा किस्सा जो लोगों के जहन में उतर गया। ये फिल्म शोले का गब्बर है, एक असली डाकू गब्बर सिंह की कॉपी। ये हाथ हमको दे ठाकुर। ऐसा डाकू जिसकी कहानी ने हिंदी फिल्म जगत में शोले भर दिए। इसको तो बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। आज हम आपको इस फिल्मी कहानी की असली पटकथा से रूबरू कराएंगे, जो इस गब्बर से ज्यादा खूंखार था, जो इस गब्बर से ज्यादा बेरहम था, जो इस गब्बर के आतंक के निशान आज भी चंबल के पीहड़ों में फंसे गांवों में मिल जाते हैं। नब्बे साल के फेरेलाल को तो 61 साल पहले का वो दिन आज भी याद है, जब घर पर बीड़ी पी रहे दो भाइयों को गब्बर ने बिना वजह उठा लिया था और नाक काट दी थी। जिला पकड़ के जाके जो तापे रहे बैठे, आए आगे बाहर लेते जरा काले में वो ये बीड़ी पी रहे, बहु भाई साहब बीड़ी पी रहे, दो हमते खराब पीछे तो दुबक के बागे ढेगा आए गए, तो दो जने बीड़ी पी रहे बिताने में बिना को खड़ने भाव मैंने कि चलो सोई जने उठाए ले चले, तो बाल में जाकर ना तो सवार आदमी मिता तापे रहे, बोले गए अच्छे अच्छे ने देख ले ना का किसी की अच्छी है, तो मैंने जो कर दी कि मारा मेरी अच्छी है कि तेरी तो ठोटरी है, तेरी तो ठोटरी हट। और दूसरा बैठो कि तेरा क्या नाम है, तेरा क्या नाम है, क्या अर्जुन है। हो अर्जुन ने तो पंडवन में छल करो, चले छाती मिला के यूं ही जाए रहो, जहाँ ठाड़ो है कोई जहाँ ठाड़ो। फेरे लाल की तरह गब्बर ने जाने कितने लोगों के नाक काट डाले, कभी रोटी के लिए, कभी दूध के लिए, कभी नाक काट काट कर शीतला माता को चढ़ाने के लिए। एक ऐसी सनक चिपिहड़ में नखटों की फौज खड़ी कर दी। यार नाकान हर गांव में मिल जाए, नक्कटा मिलन लगे तो बड़ा को क्या होगा। अपने खरगुआ की माता है शीतला, उसने बोला कभी हम मरे नहीं, कांड नहीं हो पाए, फलाना ढमका जी भी ऐसी बातें करके हम 1 से 16 लाके या शीतला चढ़ाएंगे, उस 1 से 16 लाके काट के मचलाएंगे। ये कहानी एक ऐसे डाकू की है जिसने पुलिस और प्रशासन की नाक काट डाली, गरीब और मजबूर आवाम की नाक काट डाली, मां शीतला माता में आस्था की नाक काट डाली। ये कहानी है एक ऐसे डाकू की जो शौकिया डाकू बन गया, रौब झाड़ने के लिए जुल्म करने लगा। इन हरामजादों की नाक बहुत ऊंची हो गई है, अभी तुम मेरे सामने जमीन पे नाक घिसेगा। गांव के गांव लूटने लगा और जिसके आतंक से वाकई 50-50 कोस तक का इलाका कांपने लगा। चंबल के डाकू एक बार पुलिस की जान बख्श सकते थे, अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकते थे, लेकिन उनकी डिक्शनरी में एक इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत लिखी होती थी, और वो इंसान होता था मुखबिर। चंबल में मुखबिरी के शक में गोलियां चलती थीं, लेकिन गब्बर ने मौत से भी बदतर सजा देने का चलन शुरू किया मुखबिरों के लिए। ऐसी सजा के मुखबिर ना तो जिंदा रहे और ना ही मर पाए। चंबल में लोगों ने अब तक अमीरों को लुटते देखा था, चंबल के डाकुओं को गरीबों पर पैसा बरसाते देखा था। चंबल के लोगों ने डाकुओं की आंखों में औरतों के लिए इज्जत देखी थी, लेकिन बिहार में गब्बर दरिंदा बनकर उभरा था। वो गरीबों से दूध दही लाने की डिमांड करता था और मांग पूरी न होने पर नाक और कान काट लिया करता था।
वो भूखे पेट सोने वाले गरीबों के घर से रोटी लाने की मांग करता था और रोटी न देने वालों को मौत की नींद सुला देता था। लेकिन बिहार में नाक काटने की परंपरा सबसे नई थी, सबसे विभत्स थी, सबसे क्रूर थी। जिस परंपरा की शुरुआत हुई मुखबिरी के शक से। ये वो गांव है जहां उसकी बर्बरता या क्रूरता की एक निशानी आज भी जिंदा है। छरेटा के इस गांव के इसी चौराहे पर पूरे गांव के सामने गब्बर ने एक दो नहीं बल्कि चार लोगों की नाक काट दी थी और एक मुखबिर के शक में एक आदमी को यहीं बेरहमी से कत्ल कर दिया था। ये गांव आज भी यानी 6 दशक बाद भी उसकी कहानी यहाँ आपको खुद सुनाता है और आपको मिलता है कि किस तरह से इंसानियत के लिए खौफ का एक नजारा था गब्बर। बिहार का एक छिंडरेठा गांव गवाह है गबरा की दरिंदगी का, जिसे मुखबिरी के शक में सजा मिली। गांव के लोग आज भी याद करते हैं कि उस दिन गबरा गैंग ने अचानक ही गांव पर धावा बोला था और एक साथ 4 लोगों को लाइन में खड़ा कर नाक काट दी। जिंदगी भर बिना नाक के जीने को अभिशप्त कर दिया। 4 लोगों के चेहरे पर दूसरे मुखबिरों में खौफ भरने का इश्तिहार चिपका दिया। उन्हीं में से एक है छिंडरेठा के फेरे राम, जो आज भी कटी नाक के साथ जीने को मजबूर हैं और जिन्हें आज भी ये नहीं पता कि उस दिन गब्बर ने इनकी नाक क्यों काट दी। गब्बर क्या हुआ था उस दिन? उस दिन की घटना क्या थी? घटना का पकड़ ले गए हमें तो। अच्छा। कपड़ा फाड़ के निकाली शरीर में और ना के काट रही महाराज जी। एक ही गांव में 4 लोग की नाक काटने की घटना ने जैसे पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। इससे पहले चंबल के पेड़ों में ऐसी घटना शायद ही कभी सुनी गई थी, लेकिन गब्बर सिंह की वो वहशत जाग चुकी थी। जितना करें वो तो तेल ले तू, भैंसा दो, बांसी मां जाओ, घी ले आओ, आटा ले आओ, तो चना ज्वार का खाना हुआ आटा 1-2 किलो 4 किलो रखे रहता है। तब चक्कियां नहीं चक्किया से पीसता है 3 आतेदारों को, तो 20 से आटो लेके देता है। तब उसकी पूती पत्ती साहब और नहीं दाओ तई नाके काटी और लट्ठा तो रोजू देवे को काम होता था। रोज 15 पीछा दे टोट डातू घोड़े टोट डातू। ये डाकू के नाक काटने के सिलसिले की शुरुआत थी जो गब्बर की सनक बन गई, जिस सनक के निशान आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। ये एक गांव का हाल है जहां आपको दिख रहा है कि किस तरह उसकी क्रूरता और बर्बरता के पूरे गांव में खौफ फैल जाते थे। गांव के लोग गांव के गांव छोड़कर भाग जाते थे। ये एक बेबस गांव का एक बेबस लोग, बेगुनाह लोग, उन पर गब्बर का किस तरह से उसका आतंक का साया था, ये सिर्फ आप तभी समझ सकते हैं जब उस गांव में रहे हो या उस गांव में उस दौर को आपने महसूस किया हो। अभी तो सिर्फ आप उस शख्स को देख सकते हैं जो आज 57 साल बाद भी गब्बर की बर्बरता का एक निशान बना हुआ। गब्बर ने जिसकी भी नाक काटी उसका गांव में हुक्का पानी खुद ब खुद बंद होने लगा। गब्बर ने जिसका घर लूटा उस घर से चीख पुकार तो दूर खिसकने की भी आवाज तक नहीं आई। गब्बर ने जिसको भी मौत के घाट उतारा उसकी लाश को भी उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया। फिल्म में शायद आप खौफ को देखते होंगे और महसूस करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रियल में कितना बड़ा सन्नाटा होता होगा उन गांव में जिनमें गब्बर वारदात करता था? गांव वालों से बात करो तो पता चलता है कि जिन लोगों की वो नाक काट देता था या जिनका वो कत्ल कर देता था, उनके साथ लोग मदद करने नहीं पहुंचते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे ही ये खबर गब्बर तक पहुंचेगी तो फिर उनसे भी बदला लेगा। यहाँ तक कि इन्हीं के आसपास के गांव में कत्ल के बाद एक लाश 3 दिन तक बारिश में पड़ी सड़ती रही, लेकिन गांव में कोई भी आदमी उस लाश को उठाकर थाने तक ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बिहार में बसे इस तरह के गांव में लोगों के जहन में सिर्फ गब्बर ही गब्बर रहा करता था। अगर किसी के घर में शादी ब्याह हो तो वो भी दूध दही छिपाने के लिए दूसरे का घर ढूंढा करते थे। जैसे अब शादी के 15 दिन आप पहले ले आओ गाड़ी से, जहाँ बाजार थे नहीं, ग्वालियर बाजार था जहाँ का, तो शक्कर डांडा कुछ लेता है सामान सट्टो तो और दूसरे के जहाँ धरता है वो अच्छे आदमी के माँ बच जाएगा। तो बैजना मुंडन पे ले आए के पनी शक्कर डांडा कुछ हो व्यवस्था सब्जी करे के तब ये चिनाते था तो लड़कने के ब्याह लड़कने को होता है। इतने आतंक थे ये बागने के। पुलिस की लाख चाहने के बावजूद गब्बर का नाक काटने का सिलसिला थमा नहीं।
वो किसी भी गुस्ताखी का जवाब नाक काटकर तो देने ही लगा, बिना वजह भी नाक काटने लगा। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने बैल के ऊपर ज्यादा बोझ ला दिया तो गब्बर उसका भी नाक काट डालता था। एक तो उसकी कहानी नाक काटने की ये है मेन बात, तो कि बैलगाड़ी में जो पत्थर लाद के चलते हैं, वो किसी ने ज्यादा वजन लाद दिया, 10 कुंटल से ज्यादा वजन लाता, उसी की नाक काट देता था कि तुमने ज्यादा इन बैलों पे वजन क्यों रख दिया। और बोलता था तेरी नाक काटेंगे तो 100 लोग और होशियार हो जाएंगे, इसलिए इन पे मवेशी को कोई दिक्कत नहीं देगा। इनके जीव है बैलगाड़ी पे, तू तो ऊपर बैठा है, आंक रहा है, 5-5 पटियां धर के जा रहा है। आखिर 1959 आते आते बिहड़ थर्रा उठा, चंबल कांप उठा और इसके साथ कांपने की बारी खुद गब्बर की। गांव के गांव लूट रहे गबरा पर पुलिस का घेरा पड़ने लगा और एक के बाद एक हो रहे इनकाउंटर में गब्बर को अपनी मौत नजर आने लगी। एक ऐसा डर जो उसे शीतला माता के मंदिर तक ले जाने वाला था, एक ऐसा डर जो नाक काटने का नया सिलसिला शुरू कराने वाला था। चंबल में जब पाप का घड़ा भर जाता है तो गोली भी अपने शिकार की तलाश कर ही लेती है। चंबल के बिहड़ों में एक गोली जरूर ऐसी होती है जिस पर एक डाकू का नाम लिखा होता है, बस इंतजार रहता है तो सही वक्त का। गबरा के दिन भी पूरे हो चुके थे, लेकिन उसके नसीब में गोली से नहीं बल्कि ग्रेनेड से मरना लिखा था। चंबल में खौफ भर रहा गब्बर भी कांपने लगा था। बिहड़ में बारूद ही बारूद भर चुका गबरा भी मौत की भीख मांगने लगा था। पुलिस के बढ़ते घेरे से परेशान गब्बर आखिर एक दिन तांत्रिक की शरण में पहुंचा और तांत्रिक ने जो सलाह दी वो इलाके पर एक बार फिर कहर बनकर टूटने वाली थी। कहते हैं कि गब्बर को एक तांत्रिक ने ही कहा था कि अगर उसने 116 लोगों की नाक काटकर शीतला माता को चढ़ा दी तो पुलिस की गोली उसे छू तक नहीं पाएगी। आखिर ये सलाह मिलते ही गब्बर का शौक जुनून में बदल गया। अब वो पूरे इलाके की नाक काटने पर तुल गया। तो नाक काटने का अपराध गब्बर ने शुरू किया था, इससे पहले किसी गैंग ने नहीं किया, क्योंकि लोगों में आतंक था कि पकड़ लिए गए तो नाक कान काटेगा, बिना वजह काट देगा। हाँ, ऐसा कोई वजह नहीं थी, बस अपना आतंक फैलाने के लिए ये नाक कान काट दिया था। ये रीजन। हाँ, पहले यो काटता था, फिर उल्टी काटना शुरू कर दिया और नाक कान काट देता था। ये माँ शीतला देवी का मंदिर है। पूरे चंबल क्षेत्र में इस मंदिर की बेहद मान्यता है। तब उसको किसी ने बताया और यहाँ पहुंचे हुए गब्बर ने एक माँ के सामने प्रतिज्ञा की कि वो 116 लोगों की नाक काटकर यहाँ इस मंदिर में चढ़ाएगा ताकि उस पर दुश्मन या पुलिस वालों की गोलियों का असर ना हो। और गब्बर ने अपनी इस प्रतिज्ञा को अंजाम देने के लिए काम भी शुरू कर दिया, यानी पूरे इलाके में एक के बाद एक नाक काटकर गब्बर इस मंदिर पर चढ़ाने लगा। ये वो दौर था जब डाकू पूरे इलाके में मौत बांटा करते थे और शीतला माता से जान की भीख मांगते थे, चाहे वो गब्बर हो या फिर पुतली बाई। एक झालर टंगी है पुतलन बागी की है। ये किसकी है? पुतलन बागी थी, पुतलन डंडी थी। हाँ हाँ, उसकी है ये झालर उसी की है। ये देखिए माँ शीतला देवी के मंदिर पर ये पुतली बाई की चढ़ाई हुई झालर है, यानी मंदिरों के साथ किस तरह का रिश्ता यहाँ होता था। पुतली बाई ने कभी झालर चढ़ाई थी, वही पुतली बाई जो चंबल में पहली महिला डकैत और जिसके निशाने की तारीफ उसके मुखालिफ यानी पुलिस अफसर भी क्या करते थे। गब्बर ने सोचा कि शीतला माता को 116 नाक चढ़ाने के बाद वो अमर हो जाएगा, पुलिस की गोलियां बेअसर हो जाएंगी, जान बच जाएगी। लेकिन अब तक कहर बरपाते आ रहे गब्बर पर खाकी वर्दी का कहर टूटना था। बिहड़ में गोलियां ही नहीं, बम और गोले भी गूंजने वाले थे। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और उन्हें जन्मदिन पर बधाई का एक टेलीग्राम मिला, जिस टेलीग्राम में एक इंसान की मौत की खबर लिखी थी। आप जानते हैं, यह प्रधानमंत्री के लिए एक तोहफा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत को आखिर खून से भरा तोहफा किसने भेजा था और क्यों भेजा था।
दरअसल ये चंबल की नदी का एक और किस्सा है। गब्बर के सिर पर मुखबिरों का खौफ सवार था। उसने गांव में 21 लोगों को गोलियों से भून दिया, लेकिन ये गब्बर की मौत से पहले की तड़प थी। उसके एनकाउंटर का जिम्मा डिप्टी एसपी राजेंद्र प्रसाद मोदी को सौंपा जा चुका था। एक ऐसा तेज तर्रार ऑफिसर जिसके खाते में पुतली बाई का एनकाउंटर पहले ही आ चुका था और अब खाकी वर्दी पर गब्बर की मौत का मेडल चढ़ने वाला था। और ये खबर एक खास अंदाज में पीएम तक भेजी जानी थी। चंबल के इलाके में गब्बर का खौफ इस कदर फैल चुका था कि ये कहानियां यहां से दिल्ली तक पहुंच गई। देश के प्रधानमंत्री को भी गब्बर सिंह के अपने शिकार की नाक काटने की खबर मिल चुकी थी। यानी पूरी तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस पर यह दबाव था कि किसी भी तरह गब्बर का सफाया हो, क्योंकि कटी हुई नाक के लोग अलग अलग गांव में पुलिस की नाक कटने की कहानी सुना रहे थे। ये वो जगह है जिस तरह से कि हर एक डाकू का अंत होता है, उसका भी एक समय आता है। तो यही वो जगह है जिसको तालाब उस वक्त कहा जाता था। 1959 में इसी इलाके, जहां दूसरी तरफ उसका गांव डांग है सड़क के, तो इधर वो सिर्फ हिस्सा था जहां के उस समय तालाब यहां हुआ करता था, पानी से भरा हुआ ये इलाका। उस समय की फसलों के बीच में ही गब्बर अपने गैंग के साथ डेरा डाले हुए था जब उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। गब्बर का ये एनकाउंटर इतना आसान नहीं होता अगर डिप्टी एसपी रहमदिल न होते। हुआ यूं कि डिप्टी एसपी मोदी ने कोहद सड़क के सामने घुमपुरा गांव में एक झोपड़ी से आग की लपटें निकलती देखी। मोदी मौका वारदात पर जा पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी। तभी पता चला कि एक 5 साल का बच्चा झोपड़ी में ही फंस गया है। इससे पहले कि कोई कुछ करता, मोदी खुद झोपड़ी में घुस गए। 5 साल के बच्चे को बाहर लेकर निकले। उसके पिता रामचरण को पैसे देकर पुलिस की गाड़ी में अस्पताल भेजा। उसी रामचरण ने बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा किया, गब्बर का पता देकर। इधर सड़क की तरफ आएगा नहीं, समझे नहीं, उधर गौर स्टेशन की तरफ जो रास्ता था वो भी जाम कर दिया था पुलिस ने। अब इधर इन्होंने वो किया तो और इधर तालाब के किनारे से आक्रमण किया, तो उसी खेत में ये पूरा गैंग मारा गया। रात के वक्त रामचरण ही मोदी को अपने साथ डांग गांव लेकर आया था। घोमपुरा के तालाब पर गब्बर का ठिकाना दिखाया था और आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका गोहद थाने को बेसब्री से इंतजार था। वो 13 नवंबर की तारीख थी और साल था 1959। अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि रामचरण सूचना लेकर मोदी के पास पहुंच गया और दिन के 10 बजते बजते डांग गांव का तालाब गोलियों से थर्रा उठा। तो ये वो खेत है जहां गब्बर का अंत हुआ, जहां गब्बर को मध्य प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाहियों ने उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वो कहानी तो यहां से निकलती चली गई और फिर देश और दुनिया में फैली। उस दिन 300 हथियारबंद पुलिस वालों ने जिस प्लान के तहत 3 तरफ से घेराबंदी की, उस प्लान का ये खाका था जिसमें चौथी तरफ से सर्च पार्टी को आगे भेजा जाना था। आखिर 11 लोगों के गैंग के साथ 300 पुलिस वालों का एनकाउंटर शुरू हुआ। घेरा ऐसा था कि गब्बर का बच निकलना नामुमकिन सा था, लेकिन सुबह से चल रही मुठभेड़ शाम तक जारी रही। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और पुलिस को अंधेरे में गब्बर के फरार होने का डर सताने लगा। तभी पुलिस ने सीधा हमला करने का फैसला किया और गोलियों के साथ साथ बमों की बरसात कर दी। आखिर गब्बर को गोली से नहीं ग्रेनेड से मरना था। तीखे हमले के बाद डाकुओं की बंदूकों की गरज थम गई और जब पुलिस की टीम गड्ढे में पहुंची तो डाकुओं के बीच में गब्बर सिंह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका निचला जबड़ा ग्रेनेड से उड़ चुका था। हालांकि इस ऑपरेशन में गब्बर के अगवा किए 4 बेकसूरों में से 2 बेकसूर भी मारे जा चुके थे। यह चंबल के सबसे खूंखार डाकू का अंत था। चंबल के एक और आतंक की कहानी का अंत था। आवाम की बेचैनी का अंत था। वो गब्बर हो या गब्बर, से 50-50 कोस दूर
जब कोई बच्चा रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं रजा मुराद एक और डाकू की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में मैं जिस खौफनाक चेहरे के पीछे का चेहरा बेनकाब करने वाला हूं। आपने शोले फिल्म में गब्बर को तो देखा ही होगा ना, लेकिन आज गब्बर का असली चेहरा गबरा बेनकाब होगा। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000 कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हिंद कुछ गवारी जिले में इतना आतंक था इसका कि आदमी यहाँ देखा तो बार कांटा नहीं देखा तो घर छोड़े के भाग जा तो खेतों में दुबक जाता। कितने आदमी थे सरकार? 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। धिक्कार है। डकैत था, गब्बर साहब पूरी गैंग ही पकड़ ले गए हमें तो। जहाँ लोग मिल गए उसने बुलाए, पकड़ के ना काट दो इसको, मतलब अपना आतंक फैला। बड़ा फाल का निकाले शरीर में और ना के काट रहे। गब्बर के दांत से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। बोल गब्बर की जय, बोल गब्बर सिंह की, बोल गब्बर सिंह की। सीधे कर रहे जाते तेरे का किवारी नहीं थे, खाते लगाए जाते थे, किवारी लगाए तो ठीक। हमारा गांव खाली हो गया, नहीं बाजू में गब्बर नाम सुन लेते थे, प्लस से अपन बजती है नहीं, ऐसे ही गांव खाली है जाते पूरे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऊपर ईश्वर, नीचे रखीश्वर और बीच में गब्बर भैया, इनसे पत रखियो शीतला मैया। ये एक कहावत बन गई इस इलाके में। अगर हम बात करें सिर्फ 4 साल का चंबल का जीवन 400 साल तक शायद किससे चलते रहेंगे। फिल्म भी बनी तो इस तरह कि वो आज भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। उसके डायलॉग शायद देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं, लेकिन वो फिल्म जहां से शुरू होती है वो आज एक छोटा सा आपको खंडर दिखाई देता है।